बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है स्टार्ट किया हुआ है, और इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 21 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। आज लेक्चर नंबर 22 में मैं एक्सरसाइज 9.5 जो कि आपकी टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन से रिलेटेड है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो आज की एक्सरसाइज में आज के लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 15, 17 और 18 को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 9.5 में से क्वेश्चन नंबर 16 तक करवा दिया था, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 रह गया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18 ये 3 क्वेश्चन हमारा टारगेट होंगे। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर मैं जिस कैलकुलस को फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी कैलकुलस है रिटन बाय एस.एम. यूसुफ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 आपका कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट ये है, कहता है जी कि प्रूव दैट ऑल दी नॉर्मल लाइंस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ द स्फीयर। आपने ये प्रूव करना है कि नॉर्मल इस स्फीयर के ऊपर ड्रा की जाने वाली तमाम नॉर्मल लाइन जो हैं वो स्फीयर के सेंटर से पास करती हैं। तो हमारा टारगेट बेटा कुछ यहाँ पर इस तरह है कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास ये अगर स्फीयर है सपोज, और ये इसका सेंटर है, तो आपने प्रूफ ये करना है कि जितनी भी नॉर्मल लाइंस हैं वो इस स्फीयर के सेंटर से गुजरती हैं। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अच्छा, अब देखें आपने इस चीज़ को कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखें, हम इक्वेशन ऑफ मैं स्फीयर लिख रहा हूँ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू सम रेडियस r का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि इस यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है इसका सेंटर जो है वो a b c है। आप ये भी बात जानते हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 8 से पास करती है। अगर आपने इस चीज़ को चेक करना हो तो कैसे पता चलेगा। आप कहेंगे जी सिंपल, आप इसमें x की जगह 1 और y की जगह 8 पुट करके देखें क्या आपकी इक्वेशन बैलेंस होती है। अगर तो इक्वेशन बैलेंस होगी दोनों साइड पर तो हम कहेंगे कि ये वाली जो लाइन आपके पास है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 ये इस पॉइंट x इज इक्वल टू 1 8 से पास करती है। तो आपका टारगेट बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी ऐसे होगा कि आपने प्रूफ करना है कि इस स्फीयर के ऊपर ड्रा की जाने वाली जितनी भी नॉर्मल लाइंस हैं वो इसके सेंटर से पास करती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर दी हुई है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इस स्फीयर का जो सेंटर है वो हमारे पास है ओरिजिन के ऊपर 0 0 0। तो टारगेट मेरा ये होगा ये प्रूफ करना कि सबसे पहले मैं इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर के ऊपर नॉर्मल लाइन मालूम करूँगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। जब वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मुझे मालूम हो जाएगी तो फिर इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में मैं एक्स वाई जी की जगह 0 0 पुट कर दूँगा। और 0 0 पुट करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि जैसे आपने यहाँ पर ये कहा कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो वहाँ पर भी निकाली गई नॉर्मल लाइन जो होगी उसमें भी तमाम साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर के ऊपर आपने नॉर्मल लाइन मालूम करनी है। अब वो नॉर्मल लाइन कैसे मालूम करते हैं लास्ट लेक्चर में आप सीख चुके हैं। सबसे पहले हमें ग्रेडियंट वेक्टर मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये ग्रेडियंट वेक्टर कैसे मालूम होता है। ले बेटा जी, सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपको स्फीयर की दी हुई है यहाँ पर ए स्क्वायर को मैं दूसरी साइड पर ले आया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको मैंने इस फंक्शन एफ का नाम दे दिया। मैंने लेट कर लिया कि पी ये जो पॉइंट है x1 y1 g1 भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द स्फीयर के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पी तलाश कर लिया। अगर ये मेरे पास पॉइंट स्फीयर है तो इसके ऊपर यहाँ पर एक ये पॉइंट पी मैंने आर्बिट्रेरी लेट कर लिया। नेक्स्ट वी फाइंड नॉर्मल लाइन टू द गिवन स्फीयर। अब इस स्फीयर के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल लाइन मालूम करते हैं। तो नॉर्मल लाइन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमें पहले मालूम करना पड़ेगा, फर्स्टली वी फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द गिवन सरफेस
ऐड पॉइंट पी, सबसे पहले हमें ग्रेडियंट वेक्टर मालूम करना पड़ेगा, मतलब एफ का ग्रेडियंट वेक्टर। और वो ग्रेडियंट वेक्टर कैसे मालूम होगा? ग्रेडियंट मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स निकालूंगा। ये मेरे पास फंक्शन है, एफ की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका एक्स के लास्ट से डेरिवेटिव आप लेंगे तो वो 2x आ जाएगा। इसी तरह इस फंक्शन का आप वाई के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 2y आ जाएगा। इसी तरह इस फंक्शन का आप z के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 2z आ जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं। ग्रेडियंट एफ का फार्मूला होता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी। तो ये तमाम वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, आ जाएगा 2x 2y 2z। और यहाँ पर आपने जो पॉइंट सपोज किया था आर्बिट्रेरी पॉइंट, उस पॉइंट पी में x की वैल्यू x1 पुट कर दी, y की वैल्यू y1 पुट कर दी, z की वैल्यू z1 पुट कर दी। तो ये आपका ग्रेडियंट वेक्टर निकला है 2x1 2y1 2z1। अच्छा, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन ऑफ द नॉर्मल लाइन। अब आपके पास जो क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल लाइन आ जाएगी, टू द गिवन स्फीयर एट पॉइंट px1 इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर। ये आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर है। आपको ये याद होगा कि हम चैप्टर नंबर 8 जो आपकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसमें डायरेक्शंस जो नॉर्मल लाइन है उसकी क्वेश्चन हम मालूम करके आ चुके हैं। वो आपके पास इस तरह थी, x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c इक्वल टू सम रियल नंबर t होता है। और यहाँ पर जो आपका a b c ये जो वेक्टर होता है ये डायरेक्शनल वेक्टर होता है। तो यहाँ पर चूँकि नॉर्मल वेक्टर जो है, नॉर्मल लाइन जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो ग्रेडियंट वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। तो बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे। a की जगह हमने पुट कर दिया 2x1, b की जगह 2y1 आ गया और c की जगह 2z1 आ गया। अब इस पूरी लाइन में यहाँ से यहाँ तक इस पूरी लाइन में देखें डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आता है। तो पूरी लाइन में से 2 को कॉमन निकाल दिया या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो ये रह जाएगा x माइनस x1 ओवर x1, y माइनस y1 ओवर y1, z माइनस z1 ओवर z1 बाय कैंसिलिंग आउट बाय 2। ये मैंने लिख दिया। अब आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो नॉर्मल लाइन है ये सेंटर से पास करती है और सेंटर इसका मैंने बता चुका हूँ आपको 0 0 था, सेंटर ऑफ द गिवन स्फीयर यही था। तो इसमें आप x y z की जगह 0 0 पुट कर दें। यहाँ पर याद रखिएगा स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, x1 y1 z1 की जगह 0 0 नहीं पुट करना आपने, क्योंकि x1 y1 z1 जो था इसकी जगह आपने 0 0 नहीं पुट करना। x1 y1 z1 थे आपके पास आर्बिट्रेरी पॉइंट था ऑन दी सफ़ियर के ऊपर आपने इस पॉइंट मान के आए थे ये, ठीक है। तो x1 y1 z1 जो था वो कोऑर्डिनेट थे पॉइंट p के, और पॉइंट p जो है वो सफ़ियर के ऊपर है, ठीक है। तो आपने उसके सेंटर की जगह पुट करना। तो सेंटर यहाँ पर इनसाइड है, तो यहाँ पर सेंटर जो बनता है 0 0, तो इसलिए सेंटर के कोऑर्डिनेट थे x y z। तो आपने सेंटर में यहाँ पर x y z की जगह 0 0 पुट करना है। तो जब आप x की जगह 0, यहाँ पर x की जगह 0 आ गया, y की जगह 0 आ गया, z की जगह 0 आ गया, ये पॉइंट आप पुट करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा माइनस x1 ओवर x1 माइनस y1 ओवर y1 माइनस z1 ओवर z1। तो ये देखें ये कैंसिल हो जाएंगे ये तमाम के तमाम। तो आपके पास ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी 1 1 1। तो यही आपने प्रूफ करना था कि एक लाइन अगर एक पॉइंट से पास करती है तो उसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ये देखें तमाम साइड्स आपस में इक्वल आ गई। सिंस इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द स्फीयर इज सेटिस्फाइड बाय द सेंटर ऑफ द स्फीयर, हेंस ऑल द नॉर्मल लाइंस टू द स्फीयर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ज़्यादा प्रूफ हो गया कि जितनी भी नॉर्मल लाइन गुजरेंगी, क्योंकि P एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था, ठीक है, तो इस पॉइंट P से गुजरने वाली जितनी भी नॉर्मल लाइंस हैं वो तमाम की तमाम अगली मरतबा स्फीयर के सेंटर से पास करती हैं। पहले यहाँ पॉइंट P से पास करेंगी, बाद में स्फीयर के सेंटर से पास करेंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। 16 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ। नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका कुछ इस तरह है, कहता है जी कि आपने एक पॉइंट P मालूम करना है एलिप्सॉइड z इज इक्वल टू 4x² प्लस 9y² के ऊपर, एट विच दी नॉर्मल लाइन कि उस पॉइंट P से गुजरने वाली नॉर्मल लाइन जो है वो पैरेलल रहे इस लाइन से, जो कि लाइन A और B, पॉइंट A और B को ज्वाइन करने से बनती है। मतलब आपको कुछ कहना इस तरह चाह रहा है कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक एलिप्सॉइड है। अब इस एलिप्सॉइड के ऊपर आपने एक पॉइंट P फ़र्ज़ कर लें मालूम करना है, ये वाला पॉइंट P है। अब ये पॉइंट P के ऊपर अगर आप एक नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक नॉर्मल लाइन मैंने ड्रा की है। अब आपने ये पॉइंट P तलाश करना है इस तरह कि ये नॉर्मल लाइन इस
लाइन ए बी के पैरेलल रहती है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने स्केचिंग 2D में बनाई है, मतलब ये एलिप्सॉइड है। आप इसको 3D में मुकम्मल तौर पर मैं ऐसे वाज़ह तौर पर यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन मकसद मेरा ये है कि आपको इसका जो स्केच है आपके जहन में क्लियर हो जाए कि मेरे पास ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। एक ये लाइन ए और पॉइंट ए बी को मिलाने से एक लाइन ये बनती है, ए बी लाइन। इधर ये मेरे पास एलिप्सॉइड पड़ा हुआ है, इस एलिप्सॉइड के ऊपर एक पॉइंट पी मैंने तलाश करना है। वो पॉइंट इस तरह का है कि इस पॉइंट पी के ऊपर ड्रा किए जाने वाला नॉर्मल जो है, वो नॉर्मल लाइन इस लाइन ए बी के पैरेलल होती है। ये आपने पॉइंट पी आपका टारगेट है मालूम करना। आपने इस तरह के क्वेश्चन अपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में भी पढ़ के आए हैं। वहाँ पर आप जब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 2D में पढ़ते थे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लाइन है y = m1x + c, और एक दूसरी लाइन है y = m2x + c। आपसे कहा जाता था कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो फिर यहाँ पर कंडीशन कौन सी होती है, तो आप जानते हैं कि दो लाइनें पैरेलल होती हैं अगर दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होती है। ऐसी है जी। अब लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि लाइन पैरेलल होने का, कि उन दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी, ये तब होता है जब आपके पास लाइन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप पढ़ रहे हो 2D में। लेकिन जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आ जाए तो फिर दो लाइनें पैरेलल होती हैं अगर उनकी डायरेक्शन रेशोज़ जो हैं, अगर उनकी डायरेक्शन रेशोज़ आपस में इक्वल हों। ठीक है, उनकी डायरेक्शन रेशोज़ इक्वल हो जाएं या फिर वो प्रोपोर्शनल हो जाएं। डायरेक्शन रेशोज़ आर प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। तो प्रोपोर्शनल का मतलब वो सम रेशो में होनी चाहिए, वो मैं अभी आपको आगे मज़ीद बता देता हूँ। तो डायरेक्शन रेशो शुड बी प्रोपोर्शनल जब आप 3D में बात करते हैं। 2D में दोनों स्लोप आपस में इक्वल होती हैं और 3 डायमेंशनल में दोनों लाइंस की डायरेक्शन रेशो जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो टारगेट क्या है हमारा, पॉइंट पी तलाश करना। तो मैंने लिखा गिवन सरफेस, आपको गिवन सरफेस यानी गिवन इक्वेशन आपको ये दी हुई है। मैंने ये पॉइंट पी लेट कर लिया, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन दी सरफेस। अब ये पॉइंट पी चूँकि मैंने सरफेस के ऊपर लेट किया है, तो ये पॉइंट पी अपने आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो z की जगह z1 लिख दिया, x की जगह x1 आ गया और y की जगह y1 आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। अब यहाँ से मैं अपना फंक्शन f बनाने लगा हूँ। फंक्शन f कैसे बनेगा, आप जानते हैं z1 को उठा के दूसरी तरफ ले गए, यहाँ से 4x² + 9y² - g, ये हमारे पास फंक्शन f आ गया। ठीक है, टारगेट सबसे पहले वही है कि आपने लफ्ज़ लिखा है नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन का लफ्ज़ जब भी आएगा आपका सबसे पहला टारगेट ये है कि आपने दिए हुए फंक्शन का ग्रेडियंट मालूम करना है। ग्रेडियंट ऑफ f आपका टारगेट है। जब भी नॉर्मल लाइन का जिक्र आए आपने सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ f मालूम करना है। तो मेरे पास ये फंक्शन f है, आपने सबसे पहले इसका ग्रेडियंट वेक्टर मालूम करना है। अब ग्रेडियंट वेक्टर कैसे मालूम करेंगे, आप जानते हैं सबसे पहले आपने इसके तीनों पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। ठीक है, तो तीनों पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं कैसे निकले हैं। ये मेरे पास आ गया पार्शियल f ओवर पार्शियल x। नहीं बेटा, ये आपके पास फंक्शन f हमारा आ गया 4x² + 9y² - g। इसका आप x के लासे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 8x, y के लासे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 18y, और z के लासे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। आई होप कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने आते हैं। ग्रेडियंट वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ f का फार्मूला पार्शियल f ओवर पार्शियल x, पार्शियल f ओवर पार्शियल y, पार्शियल f ओवर पार्शियल g। पार्शियल f ओवर पार्शियल x का आंसर 8x आया है, y के लिहाज से आंसर 18y आया है और z के लिहाज से आंसर -1 आया। इनमें ये पॉइंट आपने x1 y1 z1 पुट कर दिया तो 8x1 बन गया, 18y1 बन गया, ये आगे आ गया -1। अब ये जो तीन कंपोनेंट आपने मालूम किए हैं, दीज आर दी डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ दी नॉर्मल लाइन। ये जो तीनों कंपोनेंट हैं ये आपके पास डायरेक्शन रेशोज़ आ गई है। दी डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ नॉर्मल लाइन टू द गिवन सरफेस आर दिस। अब अगली चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर डायरेक्शन रेशोज़, आपके पास लाइन ए बी की डायरेक्शन रेशोज़ क्या हैं। तो लाइन ए बी की डायरेक्शन रेशोज़ क्या हैं, सबसे पहले हम पॉइंट ए और बी देखते हैं। वो क्या गिवन था आपके पास, पॉइंट ए गिवन था -2 4 3। तो आपने डायरेक्शन रेशो ए बी की निकालनी है, तो फिर ए बी की डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए टेक्निक इस्तेमाल ये होगी कि बी का कंपोनेंट, बी का पहला कंपोनेंट 5 माइनस ए का पहला कंपोनेंट -2, तो ये आंसर बन जाएगा 5 - +7। इसी तरह ही बाकी यहाँ पर मैंने नीचे बाकी कंपोनेंट में मालूम कर लिए। ये बी का दूसरा कंपोनेंट आ गया, इधर ए का पहला दूसरा कंपोनेंट आ गया, आंसर बन गया -5। फिर ये बी का तीसरा कंपोनेंट आ गया, ये ए का तीसरा कंपोनेंट आ गया, आंसर आ गया -1। अब डायरेक्शन रेशो जो आ गई ना आपके पास नॉर्मल लाइन ए बी की, लाइन ए बी की डायरेक्शन रेशो आ गई 7, -5, -1। Since the normal line
एंड द लाइन ए बी आर पैरेलल सो देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। तो इनकी डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि इधर इसका पहला कंपोनेंट उठाएंगे 8x1 डिवाइडेड बाय इसका पहला कंपोनेंट उठाएंगे 7, ये इक्वल होगा, यानी कि इनकी रेशो आपस में इक्वल होगी। दूसरे अल्फाज में रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट जो है, रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट की रेशो जो है वो आपस में इक्वल होगी। यानी पहले कंपोनेंट को पहले पर डिवाइड करेंगे, दूसरे को दूसरे पर डिवाइड करेंगे और तीसरे को तीसरे पर डिवाइड करेंगे, तो आंसर आपस में हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पर ये तीसरा जो है उसमें तो एक्स वाई वैसे ही नहीं है, -1 ये +1 हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं अलग-अलग इसके इक्वल पुट कर लूँगा, यानी कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने ये चीज़ निकाल ली हमने। अब यहाँ पर ये माइनस प्लस हो गया, ख़त्म हो गया। पहले कंपोनेंट को यानी 88x1/7 को मैंने 1 के इक्वल किया। यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई 7/8, x1 की वैल्यू आ गई 7/8। इसी तरह ही जब आप यहाँ से 18y1/5 को 1 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी -5/18। तो ये आपके पास x1 की और y1 की वैल्यू निकाल ली आपने। तो अब इन वैल्यूज़ को आप अपने फंक्शन में पुट कर देंगे z निकालने के लिए। तो z आपके पास कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कि आपका फंक्शन जो था वो z = 4 टाइम x का स्क्वायर प्लस 9 टाइम y का स्क्वायर के इक्वल है। और आप ये भी जानते हैं कि आप इसको ऐसे लिख चुके हैं, z1 = 4x1 का स्क्वायर प्लस 9y1 का स्क्वायर एट पॉइंट x1 y1। तो x1 की और y1 की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी, आ गया 7/8 का स्क्वायर और ये आ गया प्लस 9 टाइम y1 -5/18। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 541/144। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर द नॉर्मल लाइन ऑन द इलिप्सॉइड इज़ पैरेलल टू द लाइन ए एंड बी इज़। तो ये वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट P है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है 7/8 -5/18 541/144। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी नॉर्मल लाइन इलिप्सॉइड के ऊपर और ये लाइन ए बी जो है वो क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जी आप। नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। कहता है जी, वेयर एंड एट वट एंगल डू द कॉन x² + y² = ½ g² एंड द सिलेंडर x² + y² = 4 इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि ये जो वैसे तो आपको नज़र आता है कि x² + y² = 4 इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लेकिन जब हम 3 डायमेंशन में बात करते हैं तो 3 डायमेंशन में इसे आप इक्वेशन ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा। ये इक्वेशन ऑफ कौन है आपके पास, कहता है ये कौन और ये जो सिलेंडर हैं ये किस एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमारा टारगेट है बताना यहाँ पर। तो कैसे होगा देखें, ग्राफिकली मैं आपको समझा दूँ। पहली चीज़ ये कि अगर फ़र्ज़ करें ये मेरे पास कौन है और ये हमारे पास सिलेंडर है। अब ये जो सिलेंडर है और ये जो कौन है, इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया तो ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इनका। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है, और दूसरा ये है कि वो एंगल क्या बनता है जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले टारगेट हमारा ये है कि आप पहले वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट करते हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, फिर मैं एंगल किस तरीके से मालूम करूँगा। एंगल मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर जो टेक्निक इस्तेमाल करूँगा वो आपकी टेक्निक जो है वो आप वेक्टर एनालिसिस में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ के आ चुके हैं कि दो वेक्टर के दरमियान आप जो डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं उसका फार्मूला होता है A.B = A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, अगर उनके दरमियान थीटा एंगल है। मतलब अगर एक वेक्टर ये आपका A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है, तो यहाँ से आप A.B को इस तरह डिफाइन करते हैं और इस फार्मूले से आप कोस थीटा की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पर करूँगा ये कि पहले मेरे पास ये जो एक इक्वेशन दी हुई है कौन की, इसका नाम मैं F लेट कर लूँगा और जो सिलेंडर है इसका नाम G लेट कर लूँगा। उन दोनों के निकालूंगा पहले यहाँ पर ग्रेडियंट वेक्टर निकालने के बाद मैं यहाँ पर थीटा इस फार्मूले से मालूम करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। मैंने लिखा गिवन सरफेसेस आर, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सरफेस दी हुई है कौन की,
इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। और दूसरी क्वेश्चन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सिलेंडर की क्वेश्चन है। इन दोनों के दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, या ऐसे कह लें कि बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ जी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ से जी स्क्वायर की वैल्यू 8 आ जाएगी और जी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। अच्छा जी, अब मैंने लेट कर लिया कि लेट कर लें कि Px1 y1 z1 जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 और 2 का। तो z1 हम मालूम कर चुके हैं, z की वैल्यू आ गई थी 2 अंडर रूट 2, और x1 y1 जो है वो हमें मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही वो मालूम होने हैं। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि मैं दोबारा z स्क्वायर की वैल्यू 8 यहाँ पर पुट कर दूँ, तो पुट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सिर्फ यही इक्वेशन दोबारा हमारे पास बन जाएगी। जेड स्क्वायर की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 2 और 8 कट जाएगा तो 4 रह जाएगा, यानी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो मतलब आप यहाँ पर x1 और y1 दोनों मालूम नहीं कर सकते, बस यहाँ से सिर्फ एक ही वेरिएबल की कीमत निकलेगी, तो बाकी इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें मालूम करने की। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब मैंने अपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इन दोनों दी हुई इक्वेशन में से पहले को मैंने कौन को लेट कर लिया, f का नाम दे दिया। अब यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ f जो है मेरा टारगेट है मालूम करना। तो ग्रेडियंट ऑफ f कैसे मालूम करना है, पहले f का पार्शियल डेरिवेटिव लिया x क्लास से, आंसर आ गया 2x। f का पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया 2y आ गया। यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और जेड स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। फिर आपने f का डेरिवेटिव जी के लासे लिया तो आंसर बन गया, जी के लासे देखेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 बाहर, पार्शियल जी स्क्वायर ओवर जी, तो ये आ जाएगा -1/2 पार्शियल जी स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा 2 टाइम्स जी के इक्वल, 2 से कट देगा तो आंसर माइनस जी आ जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ f आपके पास आ गया 2x 2y माइनस जी। ग्रेडियंट ऑफ f एट पॉइंट p यानी x1 y1 z1। तो मैंने क्या किया, x की जगह x1 लिख दिया, y की जगह y1 लिख दिया, z की जगह z1 लिख दिया, तो ये मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ f आ गया। अब आगे चलें। अब अगली इक्वेशन आपको दी हुई थी सिलेंडर की। अब इस सिलेंडर की इक्वेशन का नाम मैंने g रख लिया। तो g रखने के बाद मैंने अब इनके क्या करने हैं, डेरिवेटिव मालूम करने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। g का x क्लास से डेरिवेटिव 2x आ गया, g का y क्लास से डेरिवेटिव 2 आ गया और g का z क्लास से डेरिवेटिव, इसमें z है ही कोई नहीं, सारी चीज़ 0 हो जाएगी, ये आ गया। अब जनाब इसमें ग्रेडियंट ऑफ g मेरे पास आ जाएगा पार्शियल g ओवर पार्शियल x, पार्शियल g ओवर पार्शियल y, पार्शियल g ओवर पार्शियल z, 2x 2y z 0। तो अब यहाँ पर x1 y1 z1 पुट कर दिया तो ये आ गया 2x1 2y1, इसमें z है ही कोई नहीं, वो 0 रह जाएगा। लें जी, अब मैंने क्या किया, सॉरी, यहाँ पर आपका जो पहला वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ f था उसका मैंने नाम वेक्टर a रख लिया, तो वेक्टर a ये सारा आ गया। दूसरा वेक्टर जो ग्रेडियंट ऑफ g निकाला था आपने, उसका नाम मैंने वेक्टर b रख लिया और मैंने कह दिया थीटा बी दी एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, दोनों सरफेसेस के दरमियान एंगल थीटा है। तो जैसे कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि कॉज ऑफ थीटा मैं इस फार्मूले से निकालने वाला हूँ। तो अब इसमें a डॉट b, ये मेरे पास a वेक्टर आ गया, आगे डॉट ये वेक्टर b आ गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं और नीचे इनकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ये आ जाएगा 2x1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, पहले इसका स्क्वायर आएगा, फिर दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर आएगा, फिर तीसरे कंपोनेंट का स्क्वायर आएगा। इसी तरह यहाँ पर पहले 2x1 स्क्वायर आएगा, फिर 2y1 स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कैसे लेते हैं, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x1 इंटू 2x1, फिर 2y1 को 2y1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये -g1 0 आ जाएगा। इसका स्क्वायर नीचे आ गया 4x1 का स्क्वायर, का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4y1 का स्क्वायर, ये आ गया g1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 4x1 का स्क्वायर 4y1 का स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ऊपर बन जाएगा जनाब ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4x1 का स्क्वायर 4y1 का स्क्वायर और नीचे ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखें मैंने लिखा है सिंस ये पॉइंट P जो था वो 2 के ऊपर लाई करता था, सो फ्राम 2, और 2 हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ सिलेंडर थी। इक्वेशन ऑफ सिलेंडर थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसमें आप x की जगह x1 पुट कर देंगे, y की जगह y1 पुट कर देंगे, याद आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। और दूसरा ये यूज़ करेंगे कि आपने याद है अभी आपको z आपने निकाला था +-2 अंडर रूट 2, तो यहाँ से z का स्क्वायर जो था
वो 8 के बराबर था, तो Z1 स्क्वायर 8 आ गया। इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करने लगे हैं। तो ऊपर से सबसे पहले हम 4 अगर कॉमन निकाल लें, 4 कॉमन निकालेंगे, याद आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू 4 है, वो यहाँ पर आ गया 4 × 4 16। इसी तरह इन दोनों में से 4 कॉमन निकाला तो 4 × 4 16 और Z1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 के इक्वल। इसी तरह इन दोनों में से भी 4 कॉमन निकाला तो 4 × 4 16 हो गया, ऊपर 16 बन गया, यहाँ पर आ गया 16 + 8, पहले अंडर रूट में, दूसरे में भी 16 आ गया, ये 16 का अंडर रूट 4 हो गया, ये 4 और ये 16 आपस में कैंसिल हो गए, नीचे 24 का अंडर रूट आ गया 206, ये अब 2 और 4 कैंसिल हो गए, यहाँ पर ऊपर 2 रह गया। अंडर रूट 6 को मैंने लिख लिया अंडर रूट 2 × अंडर रूट 3, ये आ गया स्क्वायर रूट 2/3। तो अब ये थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो कोस इनवर्स, कोस को दूसरी साइड पर रह जाएंगे, तो ये कोस इनवर्स 2/3 ये आपका रिक्वायर्ड एंगल है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18 जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आपके इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते हैं, 19 एंड 20, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।